Now only post 300 days. Post 300 days, only and only central government has the power to condone the delay. मतलब क्या चल रही है स्टोरी एकदम आराम से. सबसे पहले आज चार्ज क्रिएट हुआ. आइडियली इन 30 डेज में कंपनी ने जाके चार्ज को रजिस्टर करा देना चाहिए, करा दिया तो स्टोरी खत्म. अगर 30 डेज में रजिस्टर नहीं करवाया तो चार्ज क्रिएट होने से 300 डेज तक भी रजिस्टर करवा सकते हैं. पार किसके पास है? रजिस्ट्रार. अगर 300 डेज भी हो गए और फिर भी आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो फिर पार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पार है. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो ही आपका चार्ज फिर रजिस्टर होगा. बिल्कुल ठीक है. एक और चीज जिस पे एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है, पहले कैसा था कि पहले देयर वाज अनदर सेक्शन फॉर चार्ज. पुराने एक्ट की बात करें 1956, वहां पे ऑल द चार्जेस नीड नॉट बी रजिस्टर्ड. वहां पे सारे चार्ज को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं थी. उन्होंने कुछ चार्ज को स्पेसिफाई कर दिया था कि सिर्फ इन चार्जेस को आपको रजिस्टर करना है, सिर्फ इन चार्जेस को आपको रजिस्टर करना है. बट नाउ 2013 एक्ट सेज यू हैव टू रजिस्टर ऑल द चार्जेस. कोई भी चार्ज एंटर किया तो रजिस्टर करना ही है. पास्ट ईयर एग्जाम्स दिखेंगे भरे हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन से. इस टाइप के क्वेश्चन से कि आप रजिस्टर करना चाहते थे, कंपनी ने कहा कि चार्ज रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है. मैंने आपको क्या कहा? ऑल द चार्जेस हैव टू बी रजिस्टर्ड. अब ऐसा कुछ नहीं हो. 1956 में था, 2013 में ऐसा कुछ भी नहीं है. 2013 says all the charges have to be registered within 30 days. If not registered, who has the power within 300 days? Who? Registrar. Post 300 days, power goes in the hand of central government. Registration of charges. Very easy. एक और चीज, the moment you register a charges, आप रजिस्टर करने किसके पास जाते हैं? आरओसी के पास. आप रजिस्टर करने किसके पास जाते हैं? आरओसी के पास. जैसे ही आपने रजिस्टर कर लिया, आरओसी उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक देता है कंपनी को और एक देता है आरओसी को. क्या? हाँ, कैसा? एक देता है कंपनी को और एक देता है क्रेडिटर को. ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक है. तो यहां पर जैसे ही आप कंपनी ने रजिस्टर करवाया, वो एक सर्टिफिकेट देता है कंपनी को और एक सर्टिफिकेट देता है क्रेडिटर को. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. सिमिलर फैशन में जिस तरह से हमने पढ़ा ना कि 30 डेज जैसी चार्ज क्रिएट किया, 30 डेज के अंदर आपको आरओसी को कहना है और आरओसी से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना है. सिमिलर वे में यहां पर देखते हैं, चार्ज क्रिएट हुआ है 30 डेज में, आरओसी के पास जाकर रजिस्टर करवाना है. सिमिलर वे में जब चार्ज सेटिस्फाई होता है, चार्ज सेटिस्फाई होने का मतलब क्या हुआ? आपका चार्ज का पीरियड हो गया, या तो कंपनी ने पैसे पे कर दिए, अब चार्ज कैंसिल करना है, या फिर उस पर्सन ने चार्ज को सेल कर दिया. जो भी हुआ है, अब चार्ज यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है. तो जब वो चार्ज यहां पर सेटिस्फाई भी होता है, उसके भी 30 डेज के अंदर आपको आरओसी के पास देना है. जैसे कि यहां पर आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहां पे मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन. वापस कह रहा हूं, ये तो कुछ भी नहीं, इट्स वेरी मिसलेनियस काइंड ऑफ प्रोविजन. इतना सा कह रहा है यहां पे, जब चार्ज क्रिएट होता है 30 डेज में रजिस्टर कराओ, क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. जब चार्ज सेटिस्फाई होता है तभी 30 डेज में आरओसी को बताओ, आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन. वेरी इजी. दिस इज द कोर पार्ट. ये याद होना चाहिए अच्छे से. ये तो कुछ नहीं, तो मिसलेनियस है, याद हो गया, अभी खत्म हो गया. ये पार्ट है जो आपको 30 डेज. एक मिस्टेक जो पीपल ऑफन कमिट इज 30 डेज के बाद 300 स्टार्ट कर देते हैं. 300 स्टार्ट्स फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज. इस तरह से सोच सकते हैं आप. 30 डेज का 270 डेज और मिलते हैं आपको. इस लुकआउट से आप सोच सकते हैं. बट एग्जाम में 270 मत लिखिएगा, एग्जाम में 30 एंड 300 का फिगर ही लिखना है अपन को. बिल्कुल ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज. इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, जो आपका एक्स्ट्रा ड्रॉन है. आई बिलीव सब कुछ है आपकी बुक के अंदर. थोड़ा सा फॉर्मेटिंग बिगड़ गया था इस डायग्राम का. ये यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट टू रजिस्टर वाले पार्ट को, तो उसको करेक्ट कर लीजिए. यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कट करके एक बार बस डायग्राम क्रॉस चेक कर लीजिए अच्छे से. दैट्स इट. इस डायग्राम को अच्छे से क्रॉस चेक करके डायग्राम को करेक्ट कर लीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. चैप्टर का नाम है क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन. दिस इज ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन. इन अ टाइमलाइन इट कैन बी समड अप. चलिए यारों, लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर ऑफ अलॉटमेंट. अलॉटमेंट, अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट. एकदम इजी टू गो. अलॉटमेंट क्या होता है, से हम शुरू कर रहे हैं एकदम आराम से.
अलॉटमेंट रिफर्स टू एन एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ द कंपनी। एकदम यहां पे सब लोग यहां पे, अरे यारो अलॉटमेंट में हम क्या पढ़ रहे हैं सब लोग? आपने अभी एक चैप्टर पढ़ा था प्रोस्पेक्टस, उसमें प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया, उन्होंने आपको एप्लीकेशन भी दे दी, अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप उनको अलॉटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वहां पर हैं, जो आप अकाउंट्स में एंट्रीज करते हैं वहां पर है अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट को लेकर सबसे पहला पॉइंट क्या है? अलॉटमेंट इज एन एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन। अलॉटमेंट इज एन एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ द कंपनी। मतलब क्या? ये हमारी कंपनी है, उसका एक पार्ट हम अप्रोप्रिएट करके किसी को दे रहे हैं। हमारी कंपनी का एक पूरा पार्ट हम अप्रोप्रिएट करके किसी को दे रहे हैं। अलॉटमेंट इज एन एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ द कंपनी। याद रहेगा, एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ द कंपनी। 2 पॉइंट्स, एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ द कंपनी। ऑफ द कंपनी के ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ऑफ द कंपनी आउट ऑफ द अनअप्रोप्रिएटेड पार्ट। मतलब क्या होता है? मेरी कंपनी के कुछ शेयर्स मैंने पहले से किसी को इश्यू कर रखे हैं, मैंने किसी को पहले से अप्रोप्रिएट कर रखे हैं, उस पार्ट को अगर वो आपको बेचता है तो क्या वो अलॉटमेंट कहा जाता है? क्या वो तो ट्रांसफर हो जाता है ना। अलॉटमेंट हम कब यूज करते हैं? जब कंपनी फ्रेश इश्यू करती है। अलॉटमेंट हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब कंपनी फ्रेश इश्यू करती है। मतलब प्रीवियसली जो अप्रोप्रिएट हुआ है उसकी बात नहीं कर रहे, जो हम नया फ्रेश इश्यू कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं, allotment is an act of appropriation of the company out of previously unappropriated capital। एकदम आराम से, सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स। allotment is an act of what? Act of appropriation of the out of previously unappropriated capital। याद रहेगा इतना सा, एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रीवियसली ऑफ द कंपनी आउट ऑफ प्रीवियसली अनअप्रोप्रिएटेड कैपिटल। बिल्कुल सही, खत्म हो गया। मुझे बताइए आप अलॉटमेंट किसके फेवर में करते हैं? आप सोच के मुझे बताइए, अकाउंट्स पढ़ते हैं ना आप, अलॉटमेंट किसके फेवर में करते हैं? जिन्होंने एप्लीकेशन भेजी है, यही तो हम करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने आपको एप्लीकेशन भेजी है उनको अलॉटमेंट करते हैं, तो अलॉटमेंट होगा इन फेवर ऑफ पीपल हु सेंड दी एप्लीकेशन। अलॉटमेंट कौन करता है? अलॉटमेंट करने की पावर है विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सिर्फ 4 पॉइंट्स अलॉटमेंट के आपको याद रहने चाहिए। अलॉटमेंट इज एन एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आउट ऑफ प्रीवियसली अनअप्रोप्रिएटेड कैपिटल टू द पीपल हु मेड एप्लीकेशन। जो बीच में आपको एक पॉइंट दिख रहा है, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज ओके। लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। 4 पॉइंट्स याद होने चाहिए। वापस एक बार लास्ट खत्म, अलॉटमेंट की डेफिनेशन। अलॉटमेंट इज एन एक्ट ऑफ बाय ऑफ आउट ऑफ टू द पीपल हु मेड एप्लीकेशन। एकदम इजी है। अब अलॉटमेंट को लेके कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको पता है। सबसे पहले रैप अप करते हैं। सबसे पहली चीज है अलॉटमेंट में, मुझे बताइए मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना? हर एक को पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%। मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए? 5%। मिनिमम एप्लीकेशन साइज 5%। ये दो चीजें 90%, मिनिमम एप्लीकेशन साइज शुड बी 5%। देयरआफ्टर आराम से you have to file a return of allotment to ROC। मतलब क्या? मैं कंपनी, सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको बताने थे, मुझे आपको दोनों पॉइंट पहले से पता था, 90% और 5%। एवरी टाइम अ कंपनी व्हेन इज गोइंग फॉर अलॉटमेंट, आज मैंने अलॉटमेंट किया, जिस दिन मेरा अलॉटमेंट खत्म हुआ, लास्ट अलॉटमेंट मैंने किया, उससे 30 डेज के अंदर ROC को आई हैव टू फिल अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न होता है, वैसे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के साल भर में हमने किस तरह से, साल भर क्या, हमने इस बार जो रिटर्न फाइल किया है इसके अंदर हमने क्या क्या किस किस तरह से अलॉटमेंट किया है, जो भी अलॉटमेंट के डिटेल्स हैं वो सारी चीजें हमें रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में फाइल करनी है। सिर्फ 3 चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ ये 3 चीजें आपको पढ़नी है अलॉटमेंट को लेकर। प्रोविजन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, मिनिमम एप्लीकेशन साइज 5%, एंड जैसे अलॉटमेंट खत्म होगा 30 डेज के अंदर ROC को फाइल करना है। सर उसके नीचे 2 पॉइंट्स क्या है? अरे वो क्या कह रहे हैं सब लोग यहाँ पे, अगर बोनस इशू किया था, तो बोनस शेयर जब भी इशू करते हैं इट इज पर्सुएंट टू अ रेजोल्यूशन पास। पहले आपको एक रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग में, फिर आप बोनस इशू कर सकते हैं। तो वो जो रेजोल्यूशन पास किया था ना, वो रेजोल्यूशन की कॉपी भी ROC को दो यार। ROC को जब रिटर्न फाइल करे उसके साथ में रेजोल्यूशन की कॉपी भी दो, अगर बोनस इशू है तो। नेक्स्ट, अगर इट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स, अगर आपने इशू किए हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, जनरली स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, फिर कभी भी आपने इशू किए कंसिडरेशन अदर देन कैश में, तो आपको साथ में कॉन्ट्रैक्ट और वैल्यूएशन रिपोर्ट। कॉन्ट्रैक्ट और वैल्यूएशन रिपोर्ट क्यों? कभी भी आप इशू कर रहे हैं शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब आप रिटर्न में कुछ चीज ले रहे हैं तो उसका वैल्यूएशन भी तो होना चाहिए ना। तो उसका वैल्यूएशन क्या हुआ? वैल्यूएशन की रिपोर्ट और एक कॉन्ट्रैक्ट, कि आप क्यों दे रहे हैं उसको, स्वेट इक्विटी शेयर्स के तौर पे दे रहे हैं तो वहां पे दे रहे हैं, या फिर जो भी दे रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्ट। हमने 3 ही पॉइंट्स पढ़े अभी भी। अलॉटमेंट को लेके हमने सिर्फ 3 पॉइंट्स पढ़े। द फर्स्ट पॉइंट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना?
मिनिमम एप्लीकेशन साइज कितना? हमें अलॉटमेंट खत्म होती है क्या फाइल करना है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट. अगर बोनस इश्यू है तो रिटर्न के साथ में, अगर बोनस इश्यू है तो कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश है तो कॉन्ट्रैक्ट और वैल्यूएशन रिपोर्ट. रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के साथ में हमें आरओसी को सबमिट करना है. अलॉटमेंट एकदम इजी टू गो. आपको इमेजिन करना भी इजी जाता है बिकॉज आप अकाउंट्स में इतना सारा इसको पढ़ते रहते हैं. thereafter comes शेयर सर्टिफिकेट. शेयर सर्टिफिकेट अ वेरी इजी टॉपिक. शेयर सर्टिफिकेट लेके 4 पॉइंट्स में पढ़ने बस. सबसे पहली चीज, शेयर सर्टिफिकेट्स आर इशूड ऑलवेज परसुएंट टू अ बोर्ड रेजोल्यूशन. सबसे पहले एक बोर्ड रेजोल्यूशन होता पास होता है, फिर ही शेयर सर्टिफिकेट्स इशू किए जा सकते हैं. पॉइंट 1. पॉइंट 2, इट इज ऑलवेज इशूड अंडर कॉमन सील. सर लेकिन अगर कॉमन सील कंपनी की है ही नहीं तो कंपनी के जो चेयरमैन डायरेक्टर्स हैं वो लोग यहाँ पे साइन करते हैं. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल हैं वो लोग यहाँ पर साइन करते हैं. कॉमन सील है तो कॉमन सील, अदरवाइज वो लोग साइन करेंगे. इशूड परसुएंट टू अ बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑलवेज देयर मस्ट बी अ कॉमन सील और सिग्नेचर टू शो द अथॉरिटी. देयरआफ्टर जब भी आप बताइए सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, शेयर सर्टिफिकेट, यार होता कैसा होगा? एक आपने पढ़ा है रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है, उसमें किस किस का नाम होता है? जो जो हमारे कंपनी के मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं. तो यारों कंपनी कैसे काम करती है? आज मैं शेयर्स बना के इशू कर रहा हूं, तो जैसे ही मैंने शेयर बना के इशू किया उसी टाइम पे आई अपडेट माय रजिस्टर ऑफ मेंबर. तभी तो वो अपडेटेड रहता है. एंड हेंस रजिस्टर ऑफ मेंबर आल्सो हैज टू बी अपडेटेड. एंड लास्ट पॉइंट क्या है? अलॉटी हैज टू सरेंडर. सिर्फ ये पॉइंट मुझे एक्सप्लेनेशन लाइक वर्थ इट है, बाकी एकदम कंफर्टेबल है. ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी भी कम है सब लोग यहाँ पे. वो कंसेप्ट क्या कहता है? लास्ट वाला पॉइंट जो है ना, दैट अलॉटी हैज टू सरेंडर लेटर ऑफ अलॉटमेंट और फ्रैक्शनल कूपन्स और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. ये क्या होता है समझिए. जब भी आप कंपनी को एप्लीकेशन देते हैं, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, उसके बाद में कंपनी शेयर एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट कर ली, कंपनी का एप्लीकेशन है आपकी, उसके बाद में मान लीजिए ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ या कुछ हुआ है, तो कंपनी डिसाइड करती है ना किस किस को शेयर्स देने नहीं देने. जैसे ही कंपनी ने डिटरमिन कर लिया कि इन लोगों को शेयर्स देने वाली है कंपनी, उसके बाद में शेयर सर्टिफिकेट तो थोड़ा टाइम बाद देता है. देयर इज अ पीरियड ऑफ अराउंड 2 months जिसमें शेयर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं. लेकिन उसके पहले उन लोगों को बताया तो जाएगा ना कि भाई साहब आपको शेयर्स इशू होने वाले हैं. वो बताया जाता है, दे गेट अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, कि हाँ आपके शेयर्स पे आपके एप्लीकेशन में आपको शेयर्स मिलेंगे. अभी 1 महीना और लगेगा, आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएंगे. लेकिन दिस अलॉटमेंट का लेटर गिव्स देम एक कंक्लूसिव थिंग कि हाँ उनको शेयर्स मिलने वाले हैं. तो होता क्या है? दे गिव शेयर एप्लीकेशन, अगर उनको शेयर्स मिलने वाले तो दे गेट लेटर ऑफ अलॉटमेंट और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. देयरआफ्टर जब शेयर सर्टिफिकेट बन जाता है, उनको कहा जाता है कि हर एक पर्सन अपना लेटर ऑफ अलॉटमेंट लाके दिखाओ और शेयर सर्टिफिकेट लेके जाओ. That's the point कि allotee has to surrender his letter of allotment, letter of acceptance और fractional coupons. बिल्कुल ठीक है. सिर्फ ये एक पार्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए, बाकी इट्स ओके. अभी तक अलॉटमेंट में सिर्फ आपको एक बेसिक कुछ मैंने प्रोविजंस बताए हैं और उसके बाद में हमने सिर्फ अलॉटमेंट के डेफिनेशन देखी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको दिख रहा है टाइम लिमिट विद इन विच सर्टिफिकेट टू बी इशूड. देखिए यारो हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट हो गया, डिबेंचर सर्टिफिकेट हो गया, ये कितने टाइम में इशू हो जाना चाहिए? एकदम आराम से. आपको दिख रहा है 2 month, 1 month एंड 6 month. एकदम ध्यान से. व्हाट डू यू थिंक? आप लोगों ने भी पढ़ा है ना, 1 month में कब शेयर सर्टिफिकेट मिलता है? इन केस ऑफ ट्रांसफर. सही, एकदम ध्यान से. ये हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइम पीरियड विद इन विच सर्टिफिकेट शुड बी इशूड. अगर इट इज अ केस ऑफ ट्रांसफर, आपके पास शेयर्स था, आपने किसी को बेचे हैं और उसने ट्रांसफर डीड लाके सबमिट करी. हमारा अपकमिंग चैप्टर आने वाला है जिसके अंदर हम ट्रांसफर कैसे होता है पढ़ेंगे. अगर वो केस है तो नए शेयर सर्टिफिकेट्स मस्ट बी इशूड विद अ पीरियड ऑफ 1 month. 1 month क्यों लिख दीजिए? इन केस ऑफ ट्रांसफर. वो आपको क्लियर होगा नेक्स्ट चैप्टर में. इन केस ऑफ ट्रांसफर कि जब भी कोई पर्सन शेयर्स को बेच रहा है तो उस केस में जैसे ही कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट जैसे ही कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, कंपनी ने 1 month के अंदर नए शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देना है. मतलब क्या हुआ? ए ने बी को शेयर्स बेच दिए. जब भी शेयर्स बेचते हैं, देयर हैज टू बी अ शेयर सर्टिफिकेट अलोंग विद अ ट्रांसफर डीड. तो क्या करना है? बी ने ये दोनों चीजें ले जाके कंपनी को देनी है, क्योंकि ये शेयर सर्टिफिकेट में नाम किसका होगा? ए का ना. तो कहीं ना कहीं बी क्या चाहता है? उसके शेयर सर्टिफिकेट नाम किसका हो? बी का. तो वो ये दोनों चीजें जाके कंपनी को देता है और कंपनी फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करती है. कंपनी फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है. उसके लिए कंपनी को टाइम पीरियड दिया गया है 1 month का. 1 month वाला क्लियर हुआ. उसके ऊपर 2 months क्या कहता है? इन केस ऑफ सब्सक्राइबर. कि जब कंपनी के सब्सक्राइबर होते हैं, हमने पढ़ा था एमओए में, जो कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर होते हैं, उनको इनकॉर्पोरेशन से 2 months के अंदर
शेयर सर्टिफिकेट मिल जाने चाहिए इन केस ऑफ सब्सक्राइबर। एक और 2 मंथ दिख रहा है, दैट इज इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। लिखिए पूरा, इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। व्हाट इज द डिफरेंस? सब लोग यहां पे आपने पढ़ा है ना, कंपनी शेयर एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है, फिर अलॉटमेंट करती है। तो जब भी अलॉटमेंट करती है उससे 2 मंथ्स के अंदर नए शेयर्स इश्यू कर देने अलॉटमेंट से। अब लास्ट कौन सा बच गया यार? 6 मंथ्स। बहुत सौतेला व्यवहार किया गया। लिखिए इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। सब लोग ध्यान से, ये कहीं ना कहीं 110% आपके पेपर में काम आएगा। ये चारों में से एक लिमिट मैं अभी भी कह रहा हूं 100% आप पेपर में लिख पाएंगे। बताइए पेपर में ऐसा हो सकता है क्या ट्रांसफर पे या अलॉटमेंट पे या सब्सक्राइबर पे या डिबेंचर पे क्वेश्चन ही नहीं आए? इन चारों में से किसी में भी क्वेश्चन आएगा तो ये लिमिट लिख सकते हैं ना आप। तो कहीं ना कहीं ये 100% आप एग्जाम में लिख सकते हैं। चारों लिमिट्स याद रखिएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक था शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन में कंपनी ने इश्यू करने हैं। मुझे बताइए सबसे जल्दी कितने पीरियड में इश्यू करने थे? 1 मंथ। 1 मंथ वाला केस किसके लिए था? ट्रांसफर। मतलब अगर ऑलरेडी इशूड शेयर्स हैं, आप लोग आपस में बेच खरीद रहे हैं, तो कितने टाइम में शेयर सर्टिफिकेट इशू करने हैं? 1 मंथ। उसके बाद में हमने 2 केस पढ़े, वन वाज, अनदर वाज 2 मंथ्स। दिस वाज फॉर सब्सक्राइबर्स। मतलब जब आप कंपनी के शेयर्स, पहली कंपनी नई नई बन रही है, जो उसके पहले शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर्स मिल जाते हैं विद इन 2 मंथ्स। सब्सक्राइबर। उसके बाद में 2 मंथ्स है इन केस ऑफ अलॉटमेंट, नहीं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि कंपनी का अलॉटमेंट होता है उसके 2 मंथ्स के अंदर उनको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाने चाहिए। और लास्ट अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। जब भी डिबेंचर्स हो रहे हैं तब आपको 6 मंथ्स के अंदर शेयर डिबेंचर सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। चारों लिमिट यारों याद रहेगी ना? भूलेंगे तो नहीं? चलिए इसके बाद में नेक्स्ट 2 टॉपिक है, वन इज अबाउट कॉल एंड वन इज अबाउट फोरफिशर। एकदम ध्यान से, एकदम इजी टू गो टॉपिक्स हैं हमारे। अकाउंट्स, थैंकफुली अकाउंट्स की वजह से ये टॉपिक्स आपको बहुत कंफर्टेबली समझ में आती है। प्रैक्टिकल आप इसको बहुत ज्यादा देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले कॉल्स का। कॉल्स का जो राइट हैंड साइड वाला बॉक्स है ना, रिक्वेस्ट ऑफ अ वैलिड कॉल, पहले वो देख लेते हैं। दे आर प्रीटी कंफर्टेबल, इजी वाले टॉपिक्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले राइट हैंड साइड को रैप अप करेंगे। रिक्वेजिशन ऑफ अ वैलिड कॉल, अ कॉल मस्ट ऑलवेज बी बाय बोर्ड रेजोल्यूशन। एक बोर्ड रेजोल्यूशन होने के बाद ही कॉल होना चाहिए। नेक्स्ट, मस्ट बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, हमेशा कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। मस्ट बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, मतलब ये नहीं कर सकते कि आधे शेयर होल्डर से पैसा मांग रहे हैं, आधे को बोल रहे हैं बाद में देना। मस्ट बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। एंड द लास्ट इज फॉर्मल नोटिस, दैट इज एल, फॉर्मल नोटिस। फॉर्मल नोटिस, कि आपको एक फॉर्मल नोटिस की देने की जरूरत है। यारों हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि किस एक वैलिड कॉल की क्या क्या बेसिक प्रीरिक्विजिट्स हैं। कॉल कौन कर सकता है? बोर्ड, हमेशा कंपनी के बेनिफिट में। शेयर होल्डर्स के लिए हमेशा यूनिफॉर्म, और शेयर होल्डर्स को क्या देना होगा? एक फॉर्मल नोटिस। अब आते हैं उसके कुछ कोर प्रोविजंस पे। हम बात कर रहे हैं अबाउट कॉल, पूरा फोकस बोर्ड पे। कॉल के कुछ कोर प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, एकदम ध्यान से। कॉल के लिए आपको देना होगा एटलीस्ट, मतलब क्या, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज आपने कॉल किया और बोला 4 दिन बाद डिपॉजिट करो, नहीं। अगर आप कभी, कॉल का मतलब सब लोग समझ रहे हैं ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। हम इस कॉल के बारे में बात कर रहे हैं कि कॉल कभी भी अगर कंपनी कर रही है तो कंपनी ने कंपल्सरीली देना है नोटिस ऑफ 14 डेज। उसके बाद में 2 कॉल के बीच में, कॉल 1 कॉल 2 के बीच में 1 मंथ का गैप होना चाहिए मिनिमम। मिनिमम गैप ऑफ 1 मंथ, मतलब ऐसा नहीं कर सकती आज आपने कॉल किया 10 दिन बाद एक और कॉल कर रहे हैं। कॉल के अंदर मिनिमम गैप होना चाहिए ऑफ 1 मंथ। एक कॉल पे आप मैक्सिमम पैसा मंगवा सकते हैं, कितना? 25%। बस ये 3 पॉइंट्स एकदम खास पॉइंट्स हैं। ये 3 पॉइंट्स वो हैं जो आपको 110% याद होने चाहिए। इसके बाद में क्या बताया? बीओडी ने एक बार कॉल मांग ली, उसके बाद में वो रिवोक भी कर सकता है, मतलब कैंसिल भी कर सकता है। अरे यारो ये ऐसा क्यों बता रहे हैं? अरे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे डिविडेंड का, उसके अंदर ऐसा लिख दिया है कि एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, देयर आफ्टर इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। किसी भी हालत में अ डिविडेंड डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड।
एक बार डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो फिर उसे रिवोक करना इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल ठीक है। एंड हेंस यहाँ पे क्लियरली कहा है कि नहीं भाई कॉल करने के तब रिवोक कर सकते हो, ये अपने घर की बात है, ये आप आराम से चाहे तब कॉल को रिवोक कर सकते हैं। देयर आफ्टर डिफॉल्ट किया है आपने तो यू डोंट गेट वोटिंग राइट्स। मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई एक पर्सन है राम, उसके पास शेयर्स हैं, उसने कॉल पे नहीं किया तो जो भी अनपेड अमाउंट ऑफ कॉल है उसके लिए उसको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। एक कंसेप्ट आपका क्लियर कर लीजिए, कुछ लोगों को लगता है कि वोटिंग होती है एज पर नंबर ऑफ शेयर्स, वोटिंग होती है एज पर पेड अप कैपिटल, वोटिंग इज ऑलवेज एज पर पेड अप कैपिटल। अब यार आप ही समझिए, अगर पेड अप कैपिटल मैंने अगर कॉल पे नहीं किया तो क्या मेरी पेड अप कैपिटल बढ़ी है? नहीं, तो मुझे अनपेड कॉल्स पे कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। प्रीटी इजी। हमने कॉल के लिए क्या चीजें सीखी, एकदम इजी टू गो, एकदम इजी टू गो। कॉल के लिए जो 3 पॉइंट्स मैं कह रहा हूं आपको याद ही होने चाहिए, दोस 3 पॉइंट्स आर दीस 3। सबसे पहली चीज, कितना नोटिस, मिनिमम गैप, मैक्सिमम अमाउंट 25%, ये याद होना चाहिए किसी भी हालत में, स्टोरी खत्म। उसके बाद दूसरे पॉइंट कि एक फॉर्मल नोटिस देना होगा, बीओडी करेगा, कंपनी के हित में होना चाहिए, इस तरह के कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स देखे अबाउट कॉल्स। ये तीनों पॉइंट याद रहेंगे यारो। नेक्स्ट बैंग ऑन हम लोग जा रहे हैं 4 फीचर। 4 फीचर 4 फीचर 4 फीचर, सब लोग ध्यान से। 4 फीचर का लिटरल मतलब क्या होता है? कैंसिल, जब्त कर लेना। 4 फीचर लिटरली मींस कोई भी चीज आप जब्त कर लो उसे कहा जाता है 4 फीचर। यहां पे क्या पढ़ रहे हैं 4 फीचर का कुछ मिसलेनियस पॉइंट से एकदम इजी टू गो। सबसे पहला पॉइंट इज, अगर आप 4 फीचर करने चाह रहे हैं, AOA मस्ट ऑथराइज। सबसे पहली चीज, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथराइजेशन होना चाहिए, तभी आप 4 फीचर कर सकते हैं। AOA अगर ऑथराइज करा है तो ही आप 4 फीचर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, even if AOA authorizes, you'll have to pass a board resolution. You'll have to compulsorily pass a board resolution. उसके बाद में कभी भी आप 4 फीचर नहीं कर सकते without giving a notice। मतलब हम लोग कैसे अकाउंट्स में पढ़ते हैं कि हाँ उसको हमने जैसे क्या एंट्री पास की 4 फीचर कर दिया, नहीं। जब भी आप 4 फीचर करना चाहते हैं, you have to compulsorily give a notice, अपॉर्चुनिटी टू पे कि हे भाई हम आपके शेयर्स फोरफीट कर लेंगे अगर आपने पे नहीं किया। तो इस तरह से हमें एक लास्ट अपॉर्चुनिटी देनी होती है। वेरी इजी, अभी तक हमने कोई खास पॉइंट नहीं पढ़ा। अगेन ये भी आपको पता है कि जो फोरफीटेड शेयर्स होते हैं उसका 2 ऑप्शन है, या तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं या फिर रीइश्यू। अब एक चीज ध्यान से, यहाँ पे एक चीज जो शायद आपको पता हो तो ग्रेट, नहीं पता हो तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम लोग। हम पढ़ रहे हैं अबाउट फोरफीचर। अभी हमने पढ़ा कि फोरफीटेड शेयर्स कैन बी ईदर रीइश्यूड और कैंसिल। यारों इफ दे आर कैंसिल तो ठीक है। माय क्वेश्चन टू यू, इफ द फोरफीटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, हमने भी अलॉटमेंट के प्रोविजन पढ़े थे। अलॉटमेंट को लेके मैंने 3 प्रोविजन आपको पढ़ाए थे। सबसे पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन साइज, और क्या फाइल करना होगा? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टू ROC विद इन 30 days। माय क्वेश्चन टू यू इज, if at all I am reissuing forfeited shares, if I am reissuing forfeited shares, do I need to file return of allotment? Examination question. Do I need to file a return of allotment? Do I need to file? बोलना do I? No. सबका सेम ओपिनियन है? No. यारों ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स एग्जाम में लॉट ऑफ पीपल मेड ब्लंडर हियर। अरे यारों अलॉटमेंट का सवाल क्या बता रहा है? ये तो आप पहले अलॉटमेंट कर चुके ना, अभी तक इसको कैंसिल थोड़ी किया था, आपने भी सिर्फ फोरफीट किए थे और आपने वापस किसी और को इश्यू कर दिए। एंड हेंस ऑफ कोर्स इस केस में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट नीड नॉट बी फाइल्ड। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। अनदर चीज, एक बार फोरफीचर डिक्लेयर करने के बाद कैन इट बी कैंसिल्ड? व्हाट डू यू थिंक? यस। एक आदमी बोला यस तो यस ही होगा। नो, अपना स्टैंड लूंगा मैं, नो। क्या कहना चाहते हैं? फोरफीचर एक बार आपने कर दिया उसके बाद इट कैन वेरी वेल बी कैंसिल। फोरफीचर कैंसिल किया जा सकता है। फोरफीचर एक बार, दोनों एग्जाम क्वेश्चंस हैं। फोरफीचर एक बार करने के बाद में अगर बोर्ड सोचता है कि नहीं भाई साहब हमें तो फोरफीचर कैंसिल करना है, तो फोरफीचर कैंसिल भी किया जा सकता है। फोरफीचर को लेके जो नोट्स में लिखे थे दे वर वेरी कंफर्टेबल टॉपिक्स, आपको ऑलरेडी पता ही थे। फोरफीटेड शेयर्स को रीइश्यू भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, AOA मस्ट ऑथराइज, रेजोल्यूशन हैज टू बी पास। हमने एक चीज देखी कि हमें रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, और फोरफीटेड शेयर्स एक बार अपने फोरफीचर का ऑर्डर कैन बी कैंसिल, द ऑर्डर ऑफ फोरफीचर कैन बी कैंसिल।
तो ये दोनों चीजें लिख दीजिए, ये एंड उसके साथ में ऑर्डर ऑफ फोरफीचर कैन बी कैंसिल्ड. ऑर्डर ऑफ फोरफीचर कैन बी कैंसिल्ड. फोरफीचर में ऐड कर लीजिए. Yes, people tell me. Definition of allotment. Allotment is an act of. Allotment is an act of appropriation by of the out of unappropriated capital to the made application. Pretty easy to go. ठीक है. Application allotment के तीनों प्रोविजन हमने अभी डिस्कस किए. मुझे बस टाइम पीरियड वाली बात वापस बता दीजिए. मुझे बताइए 1 मंथ किस केस में? सब्सक्राइबर के केस में, डिबेंचर अलॉटमेंट के केस में, और बचा हुआ 2 मंथ्स नॉट ऑफ शेयर्स. बिल्कुल ठीक है, इजी टू गो है. उसके बाद में कॉल्स को लेके मुझे बता दीजिए 2 कॉल के बीच में मिनिमम पीरियड, एक कॉल पे मैक्सिमम अमाउंट 25%. नोटिस कितने दिन का? 3 days का. बिल्कुल ठीक है. These are few things. एकदम easy to go. The chapter is done. Allotment a very comfortable chapter. It is a lengthy chapter in module as well. बाकी है बड़ा easy. ठीक है यारों. अब आ रहे हैं हम लोग on the next topic, membership in a company. Membership in a company. 2 topics are left, I believe, and thereafter we'll be starting directors. Membership, membership, membership. एकदम easy to go. सब लोग यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ यारों, एकदम ध्यान से. A topic which is frequently asked in the examination and a very easy topic as well. The topic is modes of acquiring membership. आपने देखा होगा पास्ट ईयर एग्जाम्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो उसके अंदर बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप. क्या कह रहा हूं, एक बोनस क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन. देयर कैन बी, मतलब देयर कैन नॉट बी अ पर्सन हु विल आंसर दिस रॉन्ग अगर वो पढ़ के गया तो. हम क्या पढ़ते हैं? मेंबरशिप की डेफिनेशन, मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप. में मेंबरशिप की डेफिनेशन, देयर आर 3 मोड्स टू एक्वायर मेंबरशिप. 3 मोड्स हैं जिस तरीके से आप मेंबरशिप एक्वायर कर सकते हैं. सब लोग एकदम ध्यान से यहीं पे. मेंबरशिप सबसे पहला है, आप मेंबरशिप का मतलब क्या? किसी भी कंपनी के मेंबर बन रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन है भाई सब्सक्राइबिंग ना. कंपनी नई नई बन रही है, उस टाइम पे सब्सक्राइब कर लो, मेंबर बन जाओगे. बिल्कुल ठीक है. सेकंड ऑप्शन, चलो ठीक है, सब्सक्रिप्शन करके नहीं बने, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, बाय अग्रीमेंट. अग्रीमेंट मतलब क्या? उन्होंने शेयर्स एप्लीकेशन इशू की थी, आपने उन शेयर एप्लीकेशन को अग्री करते हुए आपने अप्लाई किया शेयर्स के लिए और आपने शेयर्स ले लिए बाय एग्रीमेंट. एंड द लास्ट वन इज बेनिफिशियल ओनरशिप. दे आर टॉकिंग अबाउट डीमैट अकाउंट. दे टॉकिंग अबाउट डीमैट अकाउंट. देखिए कैसा है, कंपनीज एक्ट हम पूरा 80% 90% पढ़ते हैं कंसिडरिंग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इन माइंड, लेकिन प्रैक्टिकली तो ऑफ कोर्स डीमैट का कंसेप्ट बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है. प्रैक्टिकली 95% से ज्यादा चीजें किस तरह चलती है? डीमैट के फॉर्म में, एंड हेंस ये पॉपुलर है. तो दिस इज ऑल्सो वे टू बिकम अ मेंबर. मेंबर क्या? मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, डीमैट अकाउंट में बन गया ना मेंबर. तो ये भी एक वे हो गया, बाय सब्सक्रिप्शन भी एक वे हो गया, एंड बाय अग्रीमेंट इन राइटिंग भी एक वे हो गया. तीनों समझे कि नहीं समझे? मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप 3. सबसे पहला सब्सक्रिप्शन बाय अग्रीमेंट इन राइटिंग, एंड थर्ड वन बेनिफिशियल ओनर. देखिए कैसा होता है, जब भी आप डीमैट शेयर्स खरीदते हैं यू बिकम द बेनिफिशियल ओनर, क्योंकि रजिस्टर्ड ओनर कौन बनता है? डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी उसके हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है. बाकी समझिए, एक होता है डिपॉजिटरी, इंडिया के 2 सबसे NSDL एंड CDSL, ये बन जाते हैं रजिस्टर्ड ओनर और हम रहते हैं बेनिफिशियल ओनर. तो ये 3 मोड्स हैं. इन तीनों में यारों बाय अग्रीमेंट के अंदर आप और 4 पॉइंट्स आ सकते हैं. सबसे पहला तो बाय अग्रीमेंट के अंदर सबसे पहला एप्लीकेशन अलॉटमेंट प्रोसीजर. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट प्रोसीजर. सेकेंड यारों ध्यान से, बाय ट्रांसफर ऑल्सो बन सकते हैं ना आप. क्या हुआ यारों, यहां पे तो कंपनी ने शेयर्स इश्यू किया था, उस टाइम पे आप बन गए. सेकेंड क्या हुआ,
अब आप नहीं बन पाए थे, किसी पर्सन के पास शेयर हैं, आपने शेयर खरीद लिए और आप बन गए बाय ट्रांसफर। एक पॉइंट है विच इज वेरी मच डिबेटेबल, थर्ड पॉइंट, आपने अगर किसी ने मॉड्यूल में पढ़ा होगा तो यहां पे एक थर्ड पॉइंट है, a very debatable point, a very debatable point. How can transmission be an agreement? Isn't it a debatable point? क्योंकि ट्रांसमिशन समवेयर बाय, ट्रांसमिशन इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ना, एक्स की डेथ होगी तो एक्स के बेटे को शेयर्स मिल जाना, बट कह रहा है कैसा यार हूं, यहां पर उन्होंने प्रोबेबली एक अलग लुकआउट से ट्रांसमिशन को रखा है, लेकिन फिलहाल मॉड्यूल के हिसाब से बाय एग्रीमेंट के अंदर ट्रांसमिशन है, तो स्टोरी यहां पे खत्म हो जाती है। लेकिन ट्रांसमिशन प्रोबेबली उस लुकआउट से भी रख सकते हैं कि मान लीजिए देयर इज अ विल मेड बाय मी, देयर इज अ विल मेड बाय मी, दैट इज काइंड ऑफ एग्रीमेंट, एंड उसके थ्रू मैंने अगर मेरे सर्वाइवर को अगर मैं शेयर्स देना चाह रहा हूं तो वो हो सकता है। बट इन एनी केस देखिए आ रहा हूं, यहां पर मॉड्यूल के अंदर देयर हैज बीन 4 पॉइंट्स एंड द थर्ड पॉइंट इज ट्रांसमिशन, तो विल हैव टू एनीवे राइट ट्रांसमिशन, बट टेक्निकली स्पीकिंग ट्रांसमिशन इज नॉट एन अग्रीमेंट बाय राइटिंग, agreement by writing नहीं होता ट्रांसमिशन, it's just we are following the modules pattern and hence we have taken transmission. And the last point and the important one is by estoppel, by the concept of estoppel। सब लोग ध्यान से, बाकी तो हो गया, सिर्फ स्टॉपल को डिस्कस करना है, बाकी हो गया। हमने जो टॉपिक पढ़ा दैट इज मोड्स ऑफ अक्वायरिंग मेंबरशिप। मोड्स ऑफ अक्वायरिंग मेंबरशिप, क्या क्या मोड हो सकते हैं मेंबरशिप अक्वायर करने के? सबसे पहला बाय सब्सक्रिप्शन, स्टोरी ओवर, अग्रीमेंट इन राइटिंग, बेनिफिशियल ओनर। अग्रीमेंट इन राइटिंग के 4, सबसे पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, स्टॉपल। इस स्टॉपल पे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, सब लोग ध्यान से, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉपल? सबसे पहले आराम से, the principle of estoppel says if at all you have got your name registered in the member by mistake, if you got your name registered in the register of members by mistake and you have taken no action, you are aware about it, आपको उस बारे में पता चला, but you've taken no action, आप भी मजे ले रहे हैं आराम से कि हाँ ठीक है शेयर्स हैं तो डिविडेंड आएंगे तो ले लेंगे, and you've taken no action to remove your name, you are a member by, वापस एक बार, अगर मान लीजिए गलती से आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ गया है, किसी भी गलती हो सकता है, देयर वाज अतुल जैन जो पीछे वाली लेन में रहता था, आई एम अतुल जैन जो इस लेन में रहता हूं, किसी भी रीजन से पैन कार्ड में कुछ भी हुआ और अब मेरे नाम पे शेयर सर्टिफिकेट घर पर आ गए, मेरे नाम पे शेयर, हेलो, मेरे नाम पर शेयर सर्टिफिकेट घर पर आ गए, कटी ना, चलिए, हेलो, मेरे नाम पे शेयर सर्टिफिकेट घर पर आ गए, व्हाट कैन आई डू? सब लोग यहां पे, मैं क्या कर सकता हूं? आई हैव टू मेक एफर्ट्स, आई नीड टू मेक एफर्ट्स, जिससे कि वहां पे मैं उन चीजों में अमेंडमेंट करवाऊं, मैं उन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में सही नाम लिखवाऊं, दिस इज माई ड्यूटी। इफ इट ऑल आई डू नॉट डू सो, अगर मैं वैसा कुछ भी नहीं करता हूं, एंड आई लेट माई नेम देयर, thereafter I am a member by estoppel, I am tomorrow stopped from denying that I am not a member। स्टॉपल समझ रहा है? एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, केस स्टडी फॉर्मेट में आता है। केस स्टडी को आंसर कैसा करना है, टुडे आई विल बी डीलिंग अबाउट इट, बिकॉज़ देयर आर फ्यू पीपल जिनका ऑफिस वगैरह के रीजन से दे वुड बी अटेंडिंग टुमारो, तो मैं केस स्टडी को कैसा आंसर करना है आज एक बार लूंगा। चलिए, नो इश्यूज। फिलहाल हमने सिर्फ देखा है ये 4 पॉइंट्स बाय एग्रीमेंट, इन्हें पेन डाउन कर लीजिए। एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, एंड अ वेरी इजी वन, समझिए, बोनस मार्क्स। कर दिया, जैसे ही बीओडी ने अप्रूव कर दिया, एंट्रीज हैव टू बी रिकॉर्डेड विद इन 7 days। बीओडी के अप्रूवल होते ही विद इन 7 days एंट्रीज हैव टू बी रिकॉर्डेड, एकदम इजी। एक और खास चीज जो आपको समझनी चाहिए कि आखिर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हम मेंटेन कहां करेंगे, कहां रजिस्टर ऑफ मेंबर रखेंगे? व्हाट डू यू थिंक? बेस्ट चीज क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस इन city or town in which registered office is there।
सबसे पहली चीज क्या बोली, या तो आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करेंगे एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस इन द सिटी और टाउन वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज देयर, या फिर सब लोग ध्यान से, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, any other place in the same city of town in which 1/10 of your members reside, in which 1/10 of your members reside, मतलब मान लीजिए मेरी कंपनी के टोटल मेंबर्स में से 1/10 मेंबर्स रिसाइड करते हैं चंडीगढ़ में, तो मैं चंडीगढ़ में भी मेरे रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर मेंटेन करके रख सकता हूं। मैं कहां रख सकता हूं, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में, तो या तो मैं सबसे पहले दिल्ली के रजिस्टर्ड ऑफिस पे रख सकता हूं, या फिर दिल्ली में ही कहीं और रख सकता हूं, या फिर एक ऐसी सिटी में जहां पे मेरे 1/10 ऑफ मेंबर्स रहते हैं वहां पे कहीं पे भी रख सकता हूं। समझ आया प्रोविजन रजिस्टर ऑफ मेंबर का? पहली चीज वो कहां मेंटेन कर सकता हूं, एंड सेकंड इज कि उसमें एंट्रीज हैव टू बी रिकॉर्डेड विद इन 7 डेज। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट आता है, अभी देखिए बोर्ड पे बाद में पेन डाउन कर लीजिएगा, अभी इससे रिलेटेड एक और मैं टाइम दूंगा पेन डाउन करने का, समझो एक बार, ये वाला मिस आउट होगा तकलीफ हो जाएगी। रजिस्टर ऑफ मेंबर के साथ में एक और कंसेप्ट अटैच्ड है, फिर क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। क्या क्लोजिंग? आखिर क्लोजिंग क्यों करते हैं? अरे यारो मान लीजिए डिविडेंड पे करना है तो कहीं ना कहीं पता करना पड़ेगा ना कि किस किस को डिविडेंड देंगे, तो थोड़े समय के लिए आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को क्लोज कर देते हैं, लिस्ट बना लेते हैं किन किन को डिविडेंड देना है और फिर वापस उसे ओपन कर लेते हैं। रजिस्टर ऑफ मेंबर कैन बी क्लोज फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड। हम क्लोजिंग के लिए पॉइंट्स पढ़ रहे हैं यारों। रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज हो सकता है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 days at once and 45 days in a year। मतलब अगर एक बार रजिस्टर ऑफ मेंबर को मैंने बंद किया है तो मैं मैक्सिमम 30 डेज के लिए बंद रख सकता हूं, और पूरे ईयर में मैक्सिमम 45 डेज के लिए। एंड वेन एवर आई एम प्लानिंग टू क्लोज माई रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आई नीड टू गिव अ 7 days notice in a vernacular newspaper, in a English newspaper, and even on the website, वेबसाइट सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और कंपनी की भी। सब लोग यहाँ पे एकदम आराम से। हमने क्या पढ़ा यारों? सबसे पहले हम पढ़ा कि रजिस्टर ऑफ मेंबर, मुझे बताइए रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्रीज कितने दिन में हो जानी चाहिए? 7 डेज। रजिस्टर ऑफ मेंबर कहाँ मेंटेन कर सकता हूँ? सबसे इजी का, या तो एट माई, या फिर एनी अदर प्लेस इन द सेम सिटी जहां पे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, या फिर एनी अदर प्लेस इन द सिटी और टाउन इन विच 1/10 ऑफ माई मेंबर्स रिसाइड। 1/10 ऑफ माई मेंबर्स रिसाइड, खत्म। फिर ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आई कैन क्लोज फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज एट वंस। एक बार क्लोज करें 30 डेज तक कर सकता हूं मैक्सिमम, और एक पूरे ईयर में 45 डेज के लिए क्लोज कर सकता हूं। एंड देयरआफ्टर जब भी क्लोज कर रहा हूं नीड टू गिव अ 7 डेज, मतलब एटलीस्ट मुझे 7 डेज पहले बताना है कि मैं 7 दिन बाद क्लोज करने वाला हूं, और वो मुझे देना है इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर, सेंट्रल गवर्नमेंट वेबसाइट और कंपनीज वेबसाइट पे। जो पार्ट आपके नोट्स में नहीं है उसे पेन डाउन कर लीजिए, आई बिलीव सब्सटेंशियल पार्ट तो है। इसके बाद एक खास टॉपिक पढ़ेंगे हम, लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज। चलिए यारों, लेट्स डू इट। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लिस्ट बी कॉन्ट। आप लोग लिख रहे हैं क्या यारों? इतना सही है ना? पेन डाउन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो ये टॉपिक एक बार, ताकि एटलीस्ट आपको ये टॉपिक शायद नहीं पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता चल गया। Yes people, now the topic which we're going to discuss is list B contributories। आप लोगों ने शायद से अकाउंट्स के अंदर पढ़ा होगा ना, लिक्विडेशन वाले चैप्टर में लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज। एकदम आराम से, व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज?
सबसे पहले लिस्ट बी पिक्चर में कब आता है? हमारी कंपनी की वाइंडिंग अप हुई है, सब लोग यहाँ पे लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप चल रहा है, मैं आए, आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप चल रहा है, और उस टाइम पे जो आपके एग्जिस्टिंग मेंबर्स है ना, वो लोग पे नहीं कर पा रहे। आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप चल रहा है, और यहां पे जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, वो लोग पे नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पे नहीं कर पा रहे हैं, दीज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो सबसे पहले पैसे लेने किसके पास जाएंगे? इनके पास। अगर ये पे नहीं कर पा रहा है तो वी गो फॉर लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज। लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज वो लोग हैं जिन्होंने वाइंडिंग अप स्टार्ट हुई ना, वाइंडिंग अप स्टार्ट हुई उसके पिछले 1 ईयर में कभी भी शेयर्स को ट्रांसफर किया था। मतलब वाइंडिंग अप स्टार्ट होने के 1 साल, पिछले 1 साल में कभी ना कभी वो हमारे मेंबर थे। उन्होंने पिछले 1 साल में जिन शेयर होल्डर्स ने शेयर्स को ट्रांसफर किया था, ये हो जाते हैं लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, देयर वाज अ पर्सन राम वाज होल्डिंग द शेयर्स, राम के पास शेयर्स थे। वाइंडिंग अप हुई उसके 7 मंथ्स पहले, राम ने शेयर्स बेच दिए टू श्याम, राम ने शेयर्स बेच दिए टू श्याम। ड्यू डेट वाइंडिंग अप आई, अब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी। अपनी लायबिलिटी कैसी होती है शेयर होल्डर्स की? लिमिटेड अप टू द अमाउंट अनपेड। तो अनपेड अमाउंट बाकी था शेयर्स पे, तो कंपनी के पास राइट है कि नहीं वो रिकवर करने का? बिल्कुल है। तो कंपनी वो पैसा रिकवर करने की कोशिश कर रही है, तो कंपनी श्याम से पैसे मांगेगी ना। लिस्ट ए कौन है? श्याम। ड्यू डेट पे मेंबर कौन है? श्याम। तो वो श्याम से पैसे मांगेगी। उन्होंने जैसे ही श्याम से पैसे मांगे, अगर श्याम ने पैसे दे दिए तो क्या वो राम के पास जा सकते हैं? अगर लिस्ट ए ने पे कर दिया तो लिस्ट बी के पास जाने का सवाल आता है क्या? नहीं। अगर लिस्ट ए ने पे नहीं किया, इफ श्याम डज नॉट पे, देन दे कैन गो टू राम, लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। अगर जिसको आपने ट्रांसफर किया था वो पे नहीं कर पा रहा है, तो फिर वापस आपकी लायबिलिटी आ जाएगी एंड आपको पे करना होगा। लिस्ट ए, लिस्ट बी। एक छोटा सा पॉइंट और है, ध्यान से। यहां पे राम ने शेयर्स को ट्रांसफर किया, राम सिर्फ उस लायबिलिटी के लिए पे करेगा जो इस पीरियड में आई है। देयर आर टू कंडीशंस, अगर आप सेक्शन को ध्यान से देखेंगे तो। वन सेक्शन इज लिस्ट बी कब पे करेगा। टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। आपके देखिए इतना इन डेप्थ आने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन यू नेवर नो। एक तो कैसा है, इस बार कंपनी लॉ के लिए छुट्टी है। कंपनी लॉ के लिए जब छुट्टी होती है ना, तब तो वैसे ही पिछली बार ईसीएल के लिए थी, क्या धमाके हुए थे पता है आप लोगों को ईसीएल में। तो इट इज जस्ट कि इस बार छुट्टी है कंपनी लॉ की, तो एकदम ध्यान से कोई भी पॉइंट को छोड़िए मत, एकदम इंट्रिकेसीज को भी पढ़ के ही जाओ एकदम। सब लोग यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज की लायबिलिटी कब आ सकती है। 2 पॉइंट्स मस्ट बी सेटिस्फाइड। 1, लिस्ट ए पे नहीं कर पाया, एंड सेकेंड पॉइंट, द लायबिलिटी मस्ट बी ऑफ अ पीरियड व्हेन ही वाज अ मेंबर। द लायबिलिटी मस्ट बी ऑफ अ पीरियड व्हेन ही वाज अ मेंबर। तो अगर लायबिलिटी इस पीरियड की है तो वो पे करेगा। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो जो मैक्सिमम टफेस्ट क्वेश्चन आ सकता है वो यही आएगा कि लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने कब पे करना है। पॉइंट 1, व्हेन लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी इज नॉट पेइंग। पॉइंट 2, व्हेन द लायबिलिटी is a liability which was in existence when he was a member. Just these 2 क्वेश्चन। कोई भी मॉड्यूल में भी देखेंगे तो आपको ये 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे लिस्ट बी के। हमने देखा वापस एक बार, लिस्ट ए, लिस्ट बी। लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज कौन होते हैं? जिन्होंने वाइंडिंग अप के पिछले 1 साल में शेयर्स ट्रांसफर किए, और लिस्ट ए अगर पे नहीं कर पाए तब लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी को पे करना होता है। लिस्ट ए अगर पे नहीं कर पाए तो लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज को पे करना होता है। इसे पेन डाउन कर लीजिए, इट विल मेक सेंस, समझेगा आपको बाद में आराम से। देखिए लिखते लिखते कोई भी डाउट आता है मुझसे पूछिए विद रिस्पेक्ट टू लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज, लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरीज।
चलिए यारों, इज दैट डन? इज दैट डन? नोप, अ लिटिल फास्टर। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा यारो? इस चैप्टर में सबसे पहले हमने देखा था मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। मुझे बताइए मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप क्या था? फर्स्ट वन सब्सक्राइबर, सेकंड अग्रीमेंट इन राइटिंग, थर्ड वन बेनिफिशियल होना। बेनिफिशियल होना, ये 3 पॉइंट्स खत्म हुए। अग्रीमेंट इन राइटिंग के अंदर 4 पॉइंट्स। फर्स्ट एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टॉपल। डन हुआ। उसके बाद में हमने कुछ नॉर्मल पॉइंट्स देखे विद रिस्पेक्ट टू रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर हैज टू बी मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एट एनी अदर प्लेस इन द सेम सिटी टाउन इन द रजिस्टर्ड ऑफिस और एट एनी सिटी इन विच 1/10 ऑफ आवर मेंबर्स रिसाइड। बिल्कुल ठीक है। इस तरह के कुछ पॉइंट्स देखें एंड इसके बाद में चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद में द चैप्टर विच वी आर ऑन इज ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। वेरी इजी टॉपिक, बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, और उसके बाद शुरू होता है एकदम आराम से ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। सबसे पहले उसका एक बेसिक चीज पढ़ लेते हैं सब लोग यहाँ एकदम आराम से। यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक चीज पढ़ लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। सबसे पहले ट्रांसफर की बात कर रहे हैं हम लोग। ट्रांसफर ट्रांसमिशन, एक चीज जो आप सबको पता है, विच वन इज अ वॉलंटरी एक्ट? ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बिल्कुल ठीक है। ट्रांसमिशन के कुछ एग्जाम्पल होगा तो डेथ, इंसॉल्वेंसी, कंपनी का लिक्विडेशन। अगर एक कंपनी के पास शेयर्स हैं और वो कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो ट्रांसमिशन से शेयर्स चले जाते हैं उसके लिक्विडेटर के पास। ट्रांसमिशन रिफर्स कि आपने किसी को शेयर्स बेचे नहीं बट फिर भी शेयर्स वहां पर चले गए। इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ट्रांसफर के लिए क्या करना होता है सब लोग ध्यान से। एक पर्सन है ए, ही इज बाइंग शेयर्स फ्रॉम बी। ए इज बाइंग शेयर्स फ्रॉम बी, तो कैसे होगा यारों? ध्यान से, ए और बी को आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना होगा और उसके बाद में ए और बी, और रैदर आई कैन से ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, इन दोनों में से किसी को भी एक पर्सन को सेंड करना होगा ट्रांसफर डीड along with शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी, तब जाके वो ट्रांसफर रजिस्टर होगा। ट्रांसफर कैसे हो जाता है? मतलब आज आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे शेयर खरीदे तो मैं और आप एक ट्रांसफर डीड साइन करते हैं। आप लोग घर खरीदते हैं, ऐसे कोई भी चीज करते हैं, पेपर पे साइन होता है, सेम वे में एक ट्रांसफर डीड साइन की जाएगी। दैट ट्रांसफर डीड अलोंग विद द शेयर सर्टिफिकेट्स, दैट ट्रांसफर डीड अलोंग विद द शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी गिवन टू द कंपनी। ये कंपनी ने देना है विद इन 30 डेज ऑफ द ट्रांसफर डीड। ट्रांसफर डीड जिस दिन आपने साइन की उसके 30 डेज के अंदर आपको ये कंपनी को देना है। यारों कंपनी फ्रेश इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट करेगी ना? आप तो बताइए, यहां पे मान लीजिए ट्रांसफरर है ए ने शेयर्स बेचे हैं, ए ने, तो इन शेयर सर्टिफिकेट पे किसका नाम होगा? ए का। इन शेयर सर्टिफिकेट नाम होगा ए का। कंपनी को नए शेयर सर्टिफिकेट बनाने होंगे ना, किसके नाम के? बी के नाम पे। तो कंपनी ये नए शेयर सर्टिफिकेट देगी बी के नाम पे। मुझे बताइए कितने दिन में? 1 मंथ। हमने भी पढ़ा ना, ट्रांसफर के केस में नए शेयर सर्टिफिकेट इशू होंगे विद इन 1 मंथ। दिस इज ट्रांसफर, दिस इज ट्रांसफर। एक आध चीज और माइनर ये कि जो ट्रांसफर डीड है दिस हैज टू बी स्टैम्प्ड। इस पे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। दिस हैज टू बी स्टैम्प्ड। वेरी सिंपल ना। आप सोचिए लॉजिकली भी कोई भी करेगा तो ऐसा ही करेगा ना कि मान लीजिए उससे एक तो मैंने वो प्रॉपर्टी ले ली, शेयर सर्टिफिकेट ले लिया, और साथ में ट्रांसफर डीड ले ली। ये लेके मैंने कंपनी को दे दी, कंपनी मुझे मेरे नाम पे नए शेयर सर्टिफिकेट्स दे देगा विद इन वेट दिस इज विद इन 60 डेज। Within 60 days and company has to issue new within 30 days. ट्रांसफर डीड देना है within 60 days and company नए इश्यू करेगा within 30 days. Within 30 days. एकदम कंफर्टेबल है? इसे पेन डाउन कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे कभी भी। ये आपको मतलब ये एक बेसिक आउटलुक देता है ट्रांसफर का। आप लोगों को पेन डाउन भी करना होगा ना।
यस पीपल। देयरआफ्टर नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसमिशन। अब जनरल बात कर रहा हूं मैं, ट्रांसफर को लेके क्लियर है ये चीजें। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में कैसा होता है यारों, इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक्स के पास जो शेयर्स थे, एक्स की डेथ हो गई, अब वो एक्स के बेटे को, जो भी उसका स्टेट में जो भी उसका सक्सेसर है, उस पर्सन को मिलेंगे। सर ऐसे कैसे मिलेंगे यारों, क्या होता है, द प्रोसीजर इज, जो भी पर्सन उसका अब से बेटा था, अब वो बेटा या बेटी जाएंगे टू द कंपनी अलोंग विद अ प्रूफ ऑफ डेथ, अलोंग विद अ प्रूफ ऑफ डेथ, डेथ सर्टिफिकेट, साथ में हो सकता है प्रोबेट और विल, ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे विच विल प्रूव कि ये शेयर्स पे अब हमारी ओनरशिप है। एंड देयरआफ्टर वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे और फिर कंपनी उनके नाम पे ट्रांसमिशन कर देगा। इन प्रोविजंस में देयर इज अ प्रोविजन विच विल टच योर हार्ट। कंपनीज एक्ट क्या कहता है, सब लोग ध्यान से। सबसे पहले जनरल चीज हो गई कि कोई भी पर्सन जाएगा, तो कोई भी पर्सन अगर डेथ हुई है किसी की भी ट्रांसमिशन के केस में, तो उसे जाना है और प्रूफ देना है, विल, प्रोबेट, डेथ सर्टिफिकेट, और फिर उसको शेयर्स मिल जाएंगे। बट इफ इट इज अ केस ऑफ विडो, if it is a case of widow, directors have a power to get away with the requirement all of these documents, and directors can directly allow the transmission. मतलब क्या है कि अगर विडो है, अगर विडो है मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई है एंड विडो इज गोइंग एंड आस्किंग फॉर द शेयर्स, तो वहां पर अगर विडो सक्सेशन सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट नहीं भी प्रोड्यूस कर पाती है एंड डायरेक्टर फील्स दैट द केस इज जेन्युइन, डायरेक्टर्स कैन वेव द रिक्वायरमेंट एंड डायरेक्टर्स कैन अलाउ द ट्रांसमिशन टू टेक प्लेस। बिल्कुल ठीक है, दिस इज अबाउट ट्रांसमिशन, वेरी इजी टू टॉपिक। अब एक टॉपिक पर हम इंपॉर्टेंट, सबसे पहला अ कंपनी, ये समझ गया ट्रांसफर के केस में क्या होता है, ट्रांसमिशन हुआ, अ कंपनी कैन नेवर डिनाई ट्रांसफर। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने आपसे शेयर खरीद लिया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और शेयर सर्टिफिकेट लेके मैं कंपनी के पास गया कि मैंने शेयर्स खरीद लिए, मेरे नाम पे कर दीजिए, मना कर दिया कि नहीं भाई साहब आपके नाम पे नहीं कर रहे। अरे कहने का मतलब है, सबसे पहले गोल्डन रूल क्या कह रहा हूं, कंपनी कैन नॉट डिनाई ट्रांसफर, कंपनी हैज नो पावर टू डिनाई ट्रांसफर। कंपनी के पास शेयर ट्रांसफर को डिनाई करने की कोई पावर नहीं है। फिर भी अगर कभी भी कंपनी डिनाई कर देती है, व्हाट ऑल आर दी ऑप्शंस लेफ्ट, वो आपके नोट्स में है। सबसे पहले देखिए, वहां पे आपको पूरा डायग्राम दिख रहा है ट्रिब्यूनल वाला, उसके ऊपर ये लाइन लिखी है, उस डायग्राम के ऊपर, कंपनी कैन नॉट डिनाई एनी ट्रांसफर, कंपनी कैन नॉट डिनाई एनी ट्रांसफर। कंपनी कैन नॉट डिनाई एनी ट्रांसफर फर्स्ट। अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले अपर पार्ट को देखते हैं, ट्रिब्यूनल के ऊपर वाले पार्ट को। अगर एनी पर्सन हैज गिवन एन एप्लीकेशन, if any person has given an application to the private company and that private company has given back what, refusal, नहीं करते रजिस्टर, प्राइवेट कंपनी ने क्या कर दिया, मना कर दिया। मुझे बताइए क्या कंपनी के पास पावर थी मना करने की, नहीं। फिर भी अगर प्राइवेट कंपनी मना कर दिया, द पर्सन कैन फाइल अ अपील विद ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। सर वो 30 और 60 दिया, मैं बताता हूँ क्या है। फिलहाल क्या हो रहा है, समझिए, एक पर्सन है, उसने एप्लीकेशन, उसने जो दिया, एप्लीकेशन और ट्रांसफर डीड किसे दिया, कंपनी को, कि हे कंपनी रजिस्टर कर दो। कंपनी ने 30 डेज का टाइम है कंपनी के पास, कंपनी ने 30 डेज के अंदर रिफ्यूजल कम्युनिकेट कर दिया कि भाई साहब आपके शेयर को हम रजिस्टर नहीं कर रहे। आपने जैसे आपको रिफ्यूजल मिला है, उसके 30 डेज के अंदर ट्रिब्यूनल के पास में अपील फाइल कर देनी है। यू कैन फाइल अपील विद द ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज। 30 डेज समझ रहा है। सेम नीचे की तरफ देखते हैं, व्हेन इट कम्स टू अ पब्लिक कंपनी, अ पर्सन हैज गिवन एन एप्लीकेशन, एक पर्सन ने एप्लीकेशन दी पब्लिक कंपनी को, पब्लिक कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया विद इन 30 डेज, पब्लिक कंपनी ने भी रिफ्यूज कर दिया अगर आपको, तो यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज। 30 ऊपर समझा, 60 पब्लिक कंपनी के केस में यू बीन गिवन अ टाइम पीरियड ऑफ 60 डेज, प्राइवेट कंपनी के केस में 30 डेज। अब वो और 60 और 90 क्या है वो मैं आपको बताता हूं, सब लोग ध्यान से। अगर मान लीजिए आपने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने विद इन 30 डेज रिफ्यूजल दे दिया है, तो रिफ्यूजल से 30 डेज या फिर रिफ्यूजल से पब्लिक कंपनी के केस में 60 डेज। व्हाट इफ आपने एप्लीकेशन दिया और उन्होंने रिप्लाई ही नहीं दिया, इफ एट ऑल आपने एप्लीकेशन दिया और उन्होंने रिप्लाई ही नहीं दिया और 30 डेज हो चुके हैं, तो यू कैन फाइल एन अपील टू द ट्रिब्यूनल विद इन 60 डेज
फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि वो 30 डेज तो आपके वेस्ट हो गए ना वेट करने में, तो आपको एडिशनल 30 डेज दे दिए गए हैं 60 डेज। और बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, तो विद इन 90 डेज, क्योंकि 30 डेज तो आप रिफ्यूजल का वेट कर रहे थे और जो 60 डेज आपको मिलने चाहिए थे तो वो हो गए 90 डेज। Generally, तो I'm anyway saying the principle is a company does not have the power. A company does not have the power to reject your transfer, but if the company does, you can file an appeal with the tribunal if it's a private company within 30 days, if it is a public company within 60 days. If at all they haven't communicated the refusal, then in case of private company it is 60 days, in case of public company it is 90 days. उस डायग्राम को एक बार अच्छे से देखिए, 60-90 कंफ्यूजन हल्का सा भी रहा तो मुझे कहिए, मैं वापस समझाता हूँ, एक बार अच्छे से देखिए उस डायग्राम को। एकदम इजी टू गो है, चलिए समझ गया ना। नेक्स्ट टॉपिक इन ट्रांसफर इज व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैंक ट्रांसफर। आ जाइए आ जाइए, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैंक ट्रांसफर, लास्ट टॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैंक ट्रांसफर यारों, मैं रिवीजन थोड़ी कर रहा हूं यहाँ पे आइए। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैंक ट्रांसफर। ब्लैंक ट्रांसफर मींस अ ट्रांसफर व्हिच डज नॉट हैव टू थिंग्स फिल्ड अप, मतलब वो ट्रांसफर डीड के अंदर ये दो चीजें खाली होती हैं। ब्लैंक ट्रांसफर, अरे ब्लैंक चेक सुना है ना, ब्लैंक चेक दे दूंगा, वैसी टाइप का यहाँ पे ब्लैंक ट्रांसफर है, यहाँ पे समझिए। तो ब्लैंक ट्रांसफर के अंदर दो चीजें नहीं होती, वन डेट नहीं होती एंड वन नेम ऑफ ट्रांसफर नहीं होती। यार नेम ऑफ ट्रांसफर ही नहीं होता, समझ में आता है। ब्लैंक ट्रांसफर का लॉजिक वही, ताकि आप उसको आगे टू आगे ट्रांसफर कर सकें और आपको खुद के नाम पे रजिस्टर नहीं करना है। तो नेम ऑफ ट्रांसफर ही नहीं होता है, समझा। डेट क्यों नहीं होती ब्लैंक ट्रांसफर पे, अगर डेट लिख दी तो 60 डेज में एक्सपायर हो जाएगा ना, क्योंकि डेट ऑफ ट्रांसफर डीड से 60 डेज के अंदर रजिस्टर करना है, एंड हेंस डेट भी नहीं होती। ये पता है कब यूज किया जाता है, आपको याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी पॉनर पॉनी का, प्लेज का, उस केस में मैं क्या देता हूं, एक ब्लैंक ट्रांसफर, कि अगर 2 महीने में मैंने पैसे दे दिए, अगर 2 महीने में मैंने पैसे दे दिए तो फिर अगर मैंने उसको पैसे दे दिए तो कोई प्रॉब्लम है क्या, वो मुझे वापस दे देगा ट्रांसफर डीड, और वो अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो ये ब्लैंक ट्रांसफर के यहां पर डेट मेंशन कर देगा, जो भी रीसेंट डेट है, और खुद का नाम लिख देगा और शेयर्स को अपने नाम पे रजिस्टर करवा देगा, और शेयर्स को अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेगा। दैट इज अबाउट ब्लैंक ट्रांसफर। एक क्वेश्चन आपसे, बस मुझे एक बार बताइए, डन, चैप्टर में एक ही क्वेश्चन आपसे लास्ट पूछ रहा हूं, ए बी और सी जॉइंट होल्डर्स थे, क्या हो सकते हैं। माय क्वेश्चन इज, ए बी और सी जॉइंट होल्डर्स थे, सी की डेथ हो गई, सी की डेथ हो गई और सी का बेटा भागता हुआ आया कि मुझे मेरे पिताश्री के शेयर्स दे दो। टोटल शेयर्स थे समझ लीजिए 1500 शेयर्स, 1500 शेयर्स वर हेल्ड इन द जॉइंट नेम एंड सी हैज डाइड। सी का बेटा आता है टू गेट अ क्लेम ओवर दोस शेयर्स। व्हाट डू यू थिंक क्या होगा, शेयर्स किसके हो जाएंगे, ए और बी के। जॉइंट होल्डिंग के अंदर व्हेनेवर अ जॉइंट होल्डर डाइज, व्हेनेवर अ जॉइंट होल्डर डाइज, जो सर्वाइवर्स होते हैं ना, बचे हुए जॉइंट होल्डर्स, दे गेट अ क्लेम ओवर द शेयर्स। जॉइंट होल्डिंग के केस में कभी भी सर्वाइवर्स को क्लेम मिलेगा, नॉट द लीगल हेयर, नॉट द लीगल हेयर। क्लियर हो गया पॉइंट। दैट्स इट फॉर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। हमने क्या देखा, हमने मेजरली वो एक सबसे पहले ट्रांसफर का प्रोसीजर देखा, ट्रांसफर डीड प्लस शेयर ट्रांसफर आपको देना होता है विद इन 60 डेज, फिर कंपनी आपको नया शेयर सर्टिफिकेट कितने टाइम में देती है, विद इन 30 डेज। ये पढ़ा। फिर हमने देखा क्या कंपनी का पावर है टू रिफ्यूज ट्रांसफर, कंपनी डज नॉट हैव पावर टू रिफ्यूज ट्रांसफर, कंपनी डज नॉट हैव एनी पावर टू रिफ्यूज द ट्रांसफर। लेकिन अगर कंपनी रिफ्यूज कर देती है तो प्राइवेट कंपनी के केस में मुझे रिफ्यूजल मिल गया, कितने दिन में ट्रिब्यूनल के पास जाना है, कितने दिन में जाना है, रिफ्यूजल मिल गया तो कितने दिन में जाना है। कंफ्यूजन हो रहा है, मैं एक बार वापस बताता हूं, एक बार ध्यान से।
अगर सब लोग ध्यान समझिए, प्राइवेट कंपनी है, मैंने एप्लीकेशन दी, मुझे रिफ्यूजल मिल गया है विद इन 30 डेज, मुझे रिफ्यूजल मिल गया, उसके बाद से 30 डेज के अंदर मुझे ट्रिब्यूनल के पास जाना है। अगर रिफ्यूजल नहीं मिला तो 60 डेज। पब्लिक कंपनी है, रिफ्यूजल मिल गया तो 60 डेज, रिफ्यूजल नहीं मिला तो 90 डेज, तो 90 डेज। चलिए यारों, यहाँ पे हमारे इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स खत्म होते हैं। इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स जो यहाँ पे खत्म होते हैं, देयर आफ्टर कम्स द क्रीम चैप्टर्स। क्रीम चैप्टर्स, डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग, ये चैप्टर्स, ये होते हैं क्रीम चैप्टर्स, ये अब आएंगे। एंड देयर आफ्टर कम्स द मिसलेनियस चैप्टर्स, जो एंड के छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं वो आते हैं मिसलेनियस चैप्टर्स। यारों, एक जो गलती आप लोग करते हैं, जो मिसकंसेप्शन आप लोगों का है, कि आप लोगों को लगता है कि यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द क्रीम चैप्टर्स, you just need to focus on directors, general meeting. It is impossible for any person to pass by that. It is impossible. हमारी टेंडेंसी कैसी हो जाती है, ये जो इनिशियल चैप्टर्स अभी तक हमने पढ़े ना, ये हमें सेकंड रीडिंग में बड़े बोरियत से लगते हैं, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं आता। व्हेन वी रीडिंग डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग, तो ठीक है पढ़ने का मन होता है, लेकिन ये चैप्टर्स पढ़ने का मन नहीं होता है, एंड वी टेंड टू स्किप दीज चैप्टर्स। प्लीज डू नॉट डू सो। ये चैप्टर्स एग्जाम के लिए उतने इंपॉर्टेंट, आप ये समझिए होता क्या, देखिए सुनिए। जनरल मीटिंग इज फॉर 40 पेजेस, बिल्कुल ठीक है, उससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 40 पेजेस, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये छोटे छोटे चैप्टर 8 पेजेस हैं और इनसे भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है, इवेंचुअली अगर आप समझते हैं स्ट्राइक रेट पर पेज के हिसाब से, वो तो मोर और लेस उतना ही है। इट इज जस्ट कि जनरल मीटिंग, डायरेक्टर, चैप्टर्स भी तो बड़े हैं, तो उससे क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं। तो इट इज जस्ट कि वो मिसकंसेप्शन मत रखिए, इट इज जस्ट कि कोई भी पर्सन कभी भी इन चैप्टर्स को छोड़ नहीं सकता है, ये पॉइंट क्लियर है। बट इट डजंट मीन कि आप इन चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करें। जो स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज कि व्हेन यू विल गो होम एंड यू विल रीड एनी चैप्टर, जैसे कि आज घर जाके आप लोग, मौका मिले नहीं मिले, मिलता है तो मान लीजिए आपने मेंबरशिप लिया, तो आपको मेंबरशिप के कुछ टॉपिक्स ऐसे लगेंगे हाँ ये सब हो गए, तो बचे हुए टॉपिक्स आपको रीड करने में इंटरेस्ट आएगा और आप फटाफट से रैप अप कर पाएंगे। वेयरएज अगर वो टॉपिक्स छोड़ दिए जाते तो आपको हमेशा से वो बोरियत से लगते। नाउ वी लेफ्ट विद 3 चैप्टर्स व्हिच वी हैव टू डू टुडे, इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड बोर्ड एंड इट्स पावर। ये 3 चैप्टर्स हमें आज और करने हैं। यार पेजेस फ्लिप मत करिए। माय क्वेश्चन टू यू इज, शैल वी कंटिन्यू राइट नाउ और यू नीड अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एनीवे देखिए अगला स्ट्रेच जाएगा अराउंड एटलीस्ट फॉर 1 आवर 15 मिनट्स, 1.5 घंटे का स्ट्रेच कम से कम स्ट्रेच रहेगा। तो इट्स ओके, 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर इफ एट ऑल एक चैप्टर के बाद अभी अभी ले लें। ये लंबा ब्रेक नहीं होगा यारों, मतलब समझिए, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा 5 मिनट फिर मैं 10 मिनट बाद लेक्चर स्टार्ट करूं, वो नहीं कर रहा। स्ट्रिक्ट 10 मिनट्स ओनली। अभी तक दोनों ब्रेक हमने ऑलमोस्ट तभी स्टार्ट किए, तो ध्यान रखिए स्ट्रिक्ट 10 मिनट्स, ठीक है।